हेलो ननीजान, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत बढ़िया होगे। जैसे कि थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया, हम बात करने वाले बेसिक मैथमेटिक्स। बट भैया, बेसिक मैथमेटिक्स ही क्यों, ये तो फिजिक्स पढ़ाने वाले हो ना। आपने टाइटल में लिख रखा है फिजिक्स का कुछ बताने वाले हो। जी हाँ, बेसिक मैथ्स एक फिजिक्स का ही पार्ट है भैया। मैथमेटिक्स फिजिक्स का पार्ट कब से होने लग गया। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा टीचर एकदम बहुत ही बेहतरीन होगा तो वो तुम्हें चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड डायमेंशन या काइनेमेटिक्स से पहले बेसिक मैथ्स जरूर कराएगा। अगर उन्होंने नहीं कराया तो थोड़ा सा समझ जाओ, तुम्हारी फिजिक्स थोड़ी गलत हाथों में पड़ चुकी है। तो भैया, आप बेसिक मैथ्स से क्या बताना चाह रहे हो। देखो, यूनिट एंड डायमेंशन या काइनेमेटिक्स में कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिनमें डेरिवेशन और डेरिवेशन के साथ साथ डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज होता है। भैया, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, बट इतना बता दूं कि क्लास 12th में मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो भैया, क्लास 12th की बातें हमें क्लास 11 में क्यों बताई जा रही है, और वो भी फिजिक्स में बताई जा रही है, ऐसा क्यों। तो मेरे भाई, क्लास 11th में ऐसे चैप्टर्स हैं जिसपे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज है। यहां तक कि आपकी जो क्लास 10th या 9th में आप ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 9th में तो नहीं है, क्लास 10th में जो आप ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ के आते हैं उसमें भी आपका ये क्लास 11th में यूज होगा। यानी ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज है क्लास 11th की फिजिक्स में। क्या भैया यार, पूरी मैथमेटिक्स है। जी हाँ, अ गुड फिजिक्स क्वेश्चन इज बेसिकली अ गुड मैथमेटिक्स क्वेश्चन। अर्थात एक बढ़िया फिजिक्स का क्वेश्चन एक बढ़िया मैथ्स का क्वेश्चन होता है। जिस बच्चे को थोड़ी बहुत मैथ्स के कैलकुलेशन करने से भी डर लगता है, वो सबसे पहले तो साइंस छोड़ दे, ठीक है, वो जाके आर्ट्स ले या कॉमर्स ले विदाउट मैथमेटिक्स। बट अगर आपने साइंस लिया है तो आपको मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, जोड़ना घटाना ये सब आपको आना चाहिए, और थोड़ी सी आपका आईक्यू तेज होना चाहिए चीजों को समझने में। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के जो बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, जिन पर पूरी आपकी क्लास 11th की नींव रखी हुई है। यानी फर्स्ट स्टेज बेसिक मैथमेटिक्स है। यूनिट एंड डायमेंशन को स्टार्ट करने से पहले भी हम लोग बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक मैथ्स के टॉपिक को समझेंगे। उसके बाद हम क्लास 11 की फिजिक्स की जर्नी को स्टार्ट करेंगे, जीरो से लेके एकदम हवाई तक, हवाई अड्डे पे पहुंच जाएंगे और एयरलाइंस में बैठ के हवा में उड़ेंगे। जिसमें कि आपके क्लास में अगर आपने मेरी बातों को या वीडियोस में जो भी इंस्ट्रक्शन दिए उसे फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए आप लोग, आपको आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करें। अरे भैया, स्मार्ट बोर्ड कहाँ है। नहीं बेटा, यहां से स्टार्ट करेंगे, ग्रीन बोर्ड से। यहां सबसे ज्यादा रैंक उठाई इस चीज ने। भाई, जिसने इन सर से पढ़ा है ना, या इन चीजों से पढ़ा है, तख्ती का नाम सुना, अपने पेरेंट्स से पूछना, जिन्होंने तख्ती पे पढ़ाई करी है ना, उन्होंने कुछ नाम ही किया है। तो स्मार्ट बोर्ड पे नहीं, अब स्टार्टिंग में ग्रीन बोर्ड पे पढ़ो और रिजल्ट देखो अपना। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। अ गुड फिजिक्स क्वेश्चन इज बेसिकली अ गुड मैथमेटिक्स क्वेश्चन टू सॉल्व देम। एक फिजिक्स का क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होता है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंगल की। क्या होता है एंगल। तो बच्चा लोग, ये रेशो होता है। भैया, किसका रेशो होता है। तो अभी तुम्हें पता होगा, क्लास 10 में तो पढ़ के आए होगे, एक सर्कल होता है। जी हाँ भैया, एक सर्कल होता है। वहां पे मैं बोलता हूं कि यहां से लेके यहां तक मेरे को इस आर्क की लेंथ फाइंड करके दो, है ना। हाँ भैया, याद आ रहा है, क्लास 10th में हमने पढ़ा है। तो ये क्या कहलाती है, आर्क लेंथ कहलाती है ना, आर्क लेंथ कहलाती है। और भैया ये क्या है, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है। हाँ भैया, ये रेडियस कहलाता है, ये भी हमने पढ़ा है ना। तो आर्क लेंथ और रेडियस का रेशो ही तो एंगल होता है भैया। नहीं समझ में आया भैया, दोबारा से बताओ, अच्छे तरीके से बताता हूं। एंगल क्या होता है, आर्क लेंथ और रेडियस का रेशो। ठीक है भैया, बताने की बात हुई है, बताओ तो सही। तो सुन मेरे बच्चे, देख, एक मिनट रुक। देख, ये क्या है भैया, सर्कल। ठीक है, मुझे भी दिख रहा है सर्कल है। ये क्या है इसका भैया, सेंटर है। तो सेंटर से लेट सपोज मैं ये लाइन डालता हूं। ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गया। और ये लाइन डालता हूं। हाँ भैया, ये भी समझ में आ गया, मुझे दोनों चीज समझ में आ गई। और इसको भैया आप फालतू ना बोलो, तो इसको आर्क लेंथ कहते हैं, पहले ही बता दिया आपने। और इसको रेडियस कहते हैं। हाँ भैया, समझ में आ गया, इसको रेडियस कहते हैं और इसको आर्क लेंथ कहते हैं। भैया उसके बाद बताओ। तो बच्चे, अगर मैं इस ए पॉइंट से स्टार्ट करूं, अगर मैं
इस ए पॉइंट से स्टार्ट करूं और बी पॉइंट पे जाऊं, अगर मैं इस ए पॉइंट से स्टार्ट करूं और बी पॉइंट पे जाऊं, तो तेरे को यहां से लेके यहां तक एक छोटी सी चीज दिखाई दे रही है? हाँ भैया दिखाई तो दे रही है, लेकिन क्या कहना चाह रहे हो आप? तो देख, यहां से लेके इस डिस्टेंस को मैं, यहां से लेके इस डिस्टेंस को मैं लेंथ में ना नाप कर, लेंथ में ना नाप कर किसी एक एंगल पे नाप रहा हूं, किसी एक एंगल पे नाप रहा हूं। ठीक है भैया, तो आर्क लेंथ और रेडियस का रेशो क्या कहलाता है? आपका एंगल। ये समझ में आया? नहीं भैया थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा और क्लियर कर दो भैया। तो देख मेरे बच्चे, मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस नाप रहा हूं, मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस नाप रहा हूं, बट मैं खड़ा यहां पर हूं, लेट सपोज ये बंदा यहां पे खड़ा है, ठीक है, ये मेरे को देख रहा है, मैं यहां से चला और यहां तक गया, यहां से चला और यहां तक गया। इस बंदे ने देखा ये यहां से यहां तक चला है, यानी यहां से यहां तक दोनों बराबर है। भैया दिखने में बराबर तो नहीं लग रहा, लेकिन दोनों का एंगल निकालेगा बराबर निकलेगा। तो इन दोनों का रेशो ये देखने पे डिपेंड करता है, यानी आर्क लेंथ और रेडियस का रेशो क्या कहलाता है? आपका एंगल कहलाता है। भैया एकदम झक मार के क्लियर हुआ। एंगल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? थीटा से करते हैं भैया, थीटा से करते हैं। समझ में आया तुमको क्या कहलाता है एंगल? हाँ भैया ये रेशो आर्क लेंथ और रेडियस का रेशो है, जो कि एंगल कहलाता है। हाँ भैया एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। ठीक है, तो बेटा तूने थीटा की डिग्री या जो यूनिट है वो भी पढ़ के आया होगा। हाँ भैया पढ़ के आया। उसकी वैल्यू होती है डिग्री बोलते हैं उसको, है ना? 37 डिग्री, 45 डिग्री, भैया 60 डिग्री, 75 डिग्री। हाँ भैया ये बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, बट मैं तुझे अभी कहूंगा कि तू गलत पढ़ के आया है। भैया नहीं, मेरे मास्टर ने ये सिखाया था, आप गलत पढ़ा रहे हो। नहीं बेटा, डिग्री एक यूनिट है, बट स्टैंडर्ड यूनिट इसकी क्या है? रेडियन। अब ये कौन सी बवाल चीज आ गई भैया? रेडियन क्या होता है? भाई नई नई चीज सीखनी पड़ेगी। रेडियस और आर्क लेंथ से ये रेडियन आया। अच्छा ऐसा भी कुछ है? जी हाँ ऐसा ही है। ठीक है, तो इसको हम मेजर करते हैं किसमें? रेडियन में। तो भैया एक चीज बताओ मेरे को, कि अगर मेरे को डिग्री दे रखी है और रेडियन निकालने को, ये तुमने सवाल 11th में देखोगे। ठीक है, डिग्री दे रखी है, रेडियन पूछा है, तब कैसे निकालूंगा? तो कुछ मत कर, तो डिग्री की वैल्यू लेट सपोज 60 डिग्री दे रखा है, इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दे। ऐसा क्यों कर दूं भैया? कर दे मेरे बच्चे, कुछ नियम बनाए साइंटिस्ट ने, कुछ नियम बनाए। लॉस एक्सपेरिमेंट से आते हैं, तो लॉस को विफल नहीं कर सकता। जिन्होंने लॉस दिए उन्होंने बहुत सोच समझ के नियम दिए। नियम को ना तू चेंज कर सकता है ना मैं चेंज कर सकता हूं। ठीक है, इससे इसको काट दे, इससे इसको काट दे 3 पे। ये कितनी वैल्यू आ गई? पाई बाय 3। यानी अगर 60 डिग्री है तो उसको पाई बाय 3 लिखेगा इन रेडियन। समझा कि नहीं समझा? समझ गया भैया। तू 60 डिग्री को पाई बाय 3 लिखेगा। ठीक है भैया, एक बार 90 डिग्री बता दो भैया। 90 डिग्री को मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 0 से 0 कटा, ये किस पे कटेगा? 2 पे, यानी पाई बाय 2। तो 90 डिग्री को पाई बाय 2 लिखेगा। अच्छा भैया ये भी समझ में आ गया। तो आप कहना क्या चाह रहे हो? अगर कोई वैल्यू डिग्री में दे रखी है, उसको मुझे रेडियन में चेंज करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? पाई बाय 180 से। अब तू एक बात और समझ, हम ये पाई बाय 180 क्यों कह रहे हैं? पाई बाय 180 रेडियन में जो पाई की वैल्यू होती है, रेडियन में पाई की जो वैल्यू होती है वो 180 होती है, वो 180 होती है, यानी 180 बाय 180 क्या आ गया? 1। अगर किसी चीज को, अगर 90 डिग्री को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कुछ बदला कि नहीं बदला? नहीं बदला भैया। 90 डिग्री का 90 डिग्री आ गया, और मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो पाई की रेडियन में वैल्यू आ जाती है। अब मैं इसको पाई की जगह 180 पुट कर दो भैया। ये कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। चमका कि नहीं चमका बच्चे? चमक गया भैया। यहां पे देख ले, अगर तुझे नीचे ना दिखाओ, पाई बाय 180, अगर मैं 90 डिग्री को पाई बाय 2 लिख सकता हूं, तो पाई की जगह 180 वैल्यू पुट करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो भैया 90 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आ गया भैया। ठीक है, समझ में आया तेरे को? समझ में आया भैया। तो आई होप तेरा डिग्री या एंगल का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा।
अच्छा भैया इतना तो समझा दिया, ये तो बता दो अगर मुझे कोई वैल्यू दे रखी है π/2 डिग्री में ना देखकर रेडियन में दिया, हाँ समझ गया मैं तेरी बात, तू क्या पूछना चाह रहा है अब मैं समझ ले तू मेरी बात। π/2 को अगर मेरे को रेडियन में चेंज करना है तो π/2 इंटू 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझा कि नहीं समझा? समझ गया, पाई से पाई कट गया, इससे घट गया 90, वैल्यू आई कि नहीं आई? भैया आ गई, एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। आज एंगल तुझे समझ में आ गया। अब एंगल की जितनी चीजें तुझे बताई है कॉपी में चुप मार के उतार ले बिना कुछ सोचे समझे। अब बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। आज तुझे ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में ले चलूं। भैया क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री? तो सबसे पहले ट्राइंगल की भाषा में सुन, सबसे पहले ट्राइंगल की दुनिया में जा। हाँ भैया चला गया मैं ट्राइंगल की दुनिया में, अब आगे बताओ क्या करना है मेरे को। तो मेरी बात सुन, क्लास 10th में तू पढ़ के आया था, ये होता है हाइपोटेनियस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। हाँ भैया इतना पढ़ के आया था। इसमें फिर तू साइन थीटा वगैरह पढ़ के आया था, साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ भैया ये सब पढ़ के आया था। अब इसमें एक एडिशनल चीज सुन भैया, बताओ अगर मैं तुझसे कहूं, अगर मैं तुझसे कहूं कि ये एंगल दे दिया मैंने थीटा, ये एंगल मैंने थीटा दे दिया, तो तू बेस की वैल्यू फाइंड करके दिखा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। कैसे भैया? अगर मैंने थीटा तेरे को यहाँ दे दिया, अगर मैंने तेरे को थीटा यहाँ दे दिया और थीटा की वैल्यू फाइंड करने को दे दी, तो तेरे दिमाग में ये आ जाना चाहिए, ये परपेंडिकुलर बेस बनेगा और बेस जो है परपेंडिकुलर बनेगा। हैला, ये क्या हो गया? नहीं समझा? अब मैं धीरे धीरे समझाता हूं। भैया क्या भग गए, कुछ समझ में नहीं आया, ये कैसे हो गया? तो इसी चीज को अब मैं तुझे ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से समझाता हूं, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इसी सब का खेला है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल को याद करेंगे। याद कर लिया भैया? तो इसमें सबसे पहले एंगल 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, ठीक है, उसके बगल वाला परपेंडिकुलर और सामने बेस। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिख, यहाँ पे एक पॉइंट लिख, एक मिनट रुक, कॉल आ रहा है। अब सुन, जो थीटा होगा, अगर कोई भी एंगल होगा थीटा, वो हमेशा थीटा हमेशा बेस और हाइपोटेनियस के बीच वाला होगा। है भैया? क्या कहना चाह रहे हो? अगर तेरे को थीटा ये दे रखा है, अगर तेरे को थीटा ये दे रखा है, तू इस थीटा को मान के सॉल्व नहीं करेगा, तुझे हाइपोटेनियस और बेस के बीच वाला थीटा मानना पड़ेगा, तब जाके तेरा फिजिक्स का क्वेश्चन बनेगा। क्या भैया नहीं समझा? आगे समझाऊंगा कैसे बनेगा। उसके बाद फिर कुछ स्टैंडर्ड ट्राइंगल्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड ट्राइंगल्स होते हैं। कौन से होते हैं ये स्टैंडर्ड ट्राइंगल? हम तो सिर्फ आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, ये सब ट्राइंगल के बारे में पढ़ के आए थे, ठीक है? तो सुन मेरे बच्चे, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर और बेस, यहाँ पे इस नियम का काम लगता है। क्या काम लगता है भैया? अगर मैं बोलूं यहां से तू वैल्यू फाइंड कर साइन 37 की, साइन 37 डिग्री की, तू फाइंड कर कॉस 37 डिग्री की, तू फाइंड कर टेन 37 डिग्री की, है ना? तू कहेगा भैया ये तो मैंने कभी पढ़े नहीं, ना टीचर लोगों ने पढ़ाए, ना मेरे दिमाग में सवाल आया, ना मैंने उनसे पूछा। तो आप बता रहे हो, तो आप पूछ रहे हो, तो आप ही बताओ मेरे को इसका आंसर। तो सुन, स्टैंडर्ड ट्राइंगल नाम किस लिए दिया? ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे इसका रिजल्ट दिया। तो उन्होंने बोला हाइपोटेनियस को जो है तू 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, जो भी यूनिट मानना चाहे मान ले, ठीक है? उसके बाद 37 है, अगर यहाँ पे 37 है, अगर यहाँ पे 37 है, ऐसी दूसरा ट्राइंगल है, अगर यहाँ पे 53 है, अगर यहाँ पे 53 है, तो इसको तू 4 मानेगा और इसको 3 मानेगा। अगर छोटा है तो 3, अगर बड़ा है तो 4। हाइपोटेनियस को उन्होंने फिक्स कर दिया 5, हाइपोटेनियस को उन्होंने फिक्स कर दिया 5। अब जो खेल रचा वो 53 और 37 के बीच में रचा। अगर यहाँ 37 डिग्री बन रहा है, कहाँ? हाइपोटेनियस और बेस के बीच में 37 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी होगी?
अगर एंगल 37 डिग्री बन रहा है, अगर एंगल 37 डिग्री बन रहा है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी? 3। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी? बता कितनी? 5। और बेस की वैल्यू 4। पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज कर लिया। समझ में आया? हाँ भैया समझ में आया। अगर एंगल 53 बन रहा है, अगर एंगल 53 डिग्री बन रहा है तो अब देख इसको, यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना हुआ? परपेंडिकुलर की वैल्यू 4, बेस की वैल्यू कितनी? 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फिक्स है 5। हाँ भैया समझ में आ गया। तब साइन थीटा क्या पढ़ के आया था? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी साइन 37 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी भैया? 3। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी? 5। आ गई तेरी वैल्यू 3/5। साइन 37 की वैल्यू तुझे समझ में आई? 3/5 होती है। हाँ भैया समझ में आया। उसके बाद cos 37 साइन के बाद cos बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू कितनी? 4 और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी? 5। हाँ भैया समझ में आ गया। cos 37 भी 4/5 होता है। सेम ऐसे ही tan 37 निकालना है, तो tan 37 इधर देख, tan 37 तो क्लास 10 में पढ़ के आएगा साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10 होता है। तो साइन 37 की वैल्यू कितनी? 3/5। 3/5। सेम ऐसे ही cos 37 की वैल्यू 4/5। ये ऊपर गया, 5 से 5 कट गया, यानी 3/4 एंड 37 की वैल्यू आ गई, यानी tan 37 की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा तेरे को। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। हाँ तो देख, क्या भैया दोबारा से वही लिख दिया? तुझे स्मार्ट बोर्ड की कमी नहीं होने दूंगा मैं, कि तुझे स्मार्ट बोर्ड में लिखा लिखाया मिल जाता है, प्रिंट फॉर्मेट में दिख जाता है तो उस चीज को उतारता है। तो उस चीज की कमी को पूरा करने के लिए तुम्हारे नए जनरेशन के नए मास्टर ने ऐसे लिख दिया। अब मैं साइड हो जाता हूँ तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि स्मार्ट बोर्ड की तरह तुझे भी फील आए, हाँ तू अच्छे टीचर से पढ़ रहा है। ले स्क्रीनशॉट? हाँ ठीक है। अब समझ बातों को। एंगल तुझे समझ में आ गया? ठीक है, तुझे ये फॉर्मूले समझ में आ गए? कौन कौन से फॉर्मूले थे? स्क्रीनशॉट ले लिया, ब्लैक बोर्ड को अंदर करने की बारी आ गई। यहाँ पे पी, बी और एच की वैल्यू दे रखी है। अब तेरे तूने मन में ये सवाल भी रहा होगा, अभी तक रहा होगा, कि भैया आपने मुझे स्टैंडर्ड जो ये वाला कॉन्सेप्ट था ना, थीटा हमेशा बेस एंड हाइपोटेनियस के बीच होगा, ये चीज समझ में नहीं आई। तो देख, मैंने तुमको ये चीज तोड़ तोड़ के सिखाई। ये दोनों एंगल तोड़ तोड़ के, यानी स्टैंडर्ड ट्राइंगल के दोनों ट्राइंगल तोड़ तोड़ के दिखाए, तोड़ तोड़ के समझाया, इसलिए तेरे को इस चीज की फील नहीं आई। बट अगर मैं कहता हूं कि ये जो ट्राइंगल है मैं उसको ऐसा बना देता हूं, जहां 37 ये होगा, 53 ये होगा, दोनों ट्राइंगल को उठा के एक में मर्ज कर दिया। ठीक है, एक में सिमिलैरिटी दिखा दी, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ठीक है भैया समझ में आ गया। इन दो इसको उठाया, इसके ऊपर रख दिया, तो ये 37 यहां पहुंचा, 53 यहां पहुंचा। अब तेरे को डायरेक्ट देखना हो इस ट्राइंगल में, तो अगर साइन 53 देख रहा है तो 53 के सामने 4, यानी इसके लिए ये हाइपोटेनियस, ठीक है, बड़ा एंगल, ये परपेंडिकुलर, और एंगल किसके बीच में बन रहा है? हाइपोटेनियस और बेस के बीच में बन रहा है। ये बेस हो गया। मैंने क्या बोला था? थीटा हमेशा बेस एंड हाइपोटेनियस के बीच होगा। अगर मैं 53 निकाल रहा हूं तो ये हाइपोटेनियस और ये बेस बन जाएगा मेरा। चमका कि नहीं चमका? भैया चमक गया। अब समझ में आ रहा है, थोड़ी थोड़ी फील आ रही है। अब इस 37 को देख मेरे बच्चे, मैंने बोला था हाइपोटेनियस और बेस के बीच में थीटा बनेगा, तो ये हाइपोटेनियस होगा। अगर ये बेस हो जाएगा तो ये थीटा यहां तो बन नहीं सकता। हाँ भैया सही कह रहे हो। तो इसको बेस होना पड़ेगा इस केस में, इस केस में इसको बेस होना पड़ेगा। भैया थोड़ी खिचड़ी सी पकड़ी है। आपका ये वाला मेथड बहुत बढ़िया था। तुम्हें जिस मेथड से आता है, जिस मेथड से तुम्हें अच्छा लग रहा है, उस मेथड से जाओ। मैं प्रेफर करूंगा, अगर बच्चे को जल्दी चीजें समझ में आ रही है तो इस मेथड से चला जाए। अगर उसको थोड़ा सा, उसका आईक्यू थोड़ा सा नॉर्मल बच्चों से कंपैरिजन में छोटा है या कम है, दिल पे मत लियो, बट थोड़ा होता है, किसी का माइंड बहुत जल्दी से कैच करता है, किसी को थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर तू इसको भी करेगा तो इस वाले बंदे से तेज चल जाएगा, दोनों तरीके से। ठीक है, अब तुझे इतना समझ में आ गया। अब कुछ थोड़ी सी और चीजें जो तुझे कॉपी पे नोट करनी है, कुछ फॉर्मूले, वो मैं और लिख देता हूं ताकि तुझे स्मार्ट बोर्ड की फील ना आए। नहीं तू कहेगा कि भैया स्मार्ट बोर्ड लेकर आओ। हाँ तो देखो बच्चों, ये तुम्हारे लिए सबसे पहले होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी। यानी cos थीटा की वैल्यू निकालनी है और sin थीटा की वैल्यू निकालनी है। tan थीटा अगर तुम्हें 4 दे रखा हो, ट्राइंगल दे रखा है,
सिंपल साधारण साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय टेन थीटा, ऐसे ऐसे करके आपको निकालना है, जो कि आप 10th में भी सीख के आए हो, ठीक है। ओके, तो उसके बाद देखो कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज में आते हैं। ये मैथ्स में भी काम में आएंगे और तुम्हारे फिजिक्स में भी काम आएंगे। भैया फिजिक्स वाले टीचर तो ये सब फॉर्मूले के नाम मना कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं वो लोग। गलत इन द सेंस क्यों कह रहे हैं कि अगर तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे, ये तो है नहीं कि क्लास 12 के बाद तुम लोग कुछ नहीं करोगे, सीयूईटी दोगे, जेई दोगे, नीट दोगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो उसमें बेसिक्स तो आना तुम्हें बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें बेसिक्स ही नहीं आएगा तो तुम क्या कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए बेसिक्स का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो थोड़े टफ पढ़ रहे हैं चाहे थोड़े आसान। बहुत से बच्चे इसे देख के कहेंगे हमें तो बोर्ड लेवल पढ़ना है, 12वीं के बाद कुछ भी मम्मी पापा का बिजनेस देख लेंगे, बट जिसको पढ़ना है वो कर लेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलो इसकी मैं गंदगी फैलाते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। साइन 2 थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा लिख सकते हैं। यानी लेट्स सपोज अगर साइन 2 थीटा दे रखा है तुम लोगों को, तो उसको आप इन दो टर्म्स में ब्रेक करके लिख सकते हो। ये तुम्हें मैथ्स में पता लगेगा हम इसमें ब्रेक क्यों कर रहे हैं। साइंस में या फिजिक्स में जहां जहां काम आएगा मैं बताऊंगा कैसे कैसे यूज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद cos 2 थीटा को cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आगे, sin a प्लस b sin a डॉट cos b प्लस cos a डॉट sin b। डॉट क्या है, मल्टीप्लाई है। डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, बट डॉट का मतलब अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई है। जिस दिन मैंने फिजिक्स की क्लास ली, मैं चैप्टर नंबर 4 वेक्टर पढ़ाने पे आया, वहां मैं कह दूंगा भाई डॉट का मतलब आपका मल्टीप्लाई नहीं है, डॉट का मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट। अभी तक के लिए ये ध्यान रख लो, साइन ए डॉट मतलब मल्टीप्लाई है, साइन ए माइनस बी साइन ए डॉट कॉस बी, ऐसे ऐसे ये सारे फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए। ये स्मॉल एंगल क्या है भैया, साइन थीटा टेंस टू थीटा और टेन थीटा टेंस टू थीटा। इसका क्या मतलब है, ये चैप्टर नंबर 1 ये चैप्टर नंबर 2 में जहां काम आएगा वहां बताऊंगा, अभी समझने की इतनी कोशिश ना करना, ये थोड़ा सा हैवी कॉन्सेप्ट पड़ेगा, ठीक है। या सीधा याद कर लो, जहां साइन थीटा आएगा वहां थीटा लिख सकते हैं छोटे एंगल के लिए, यानी साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, मोस्टली साइन 8 डिग्री तक हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद क्लास 10th में तो ये चीज तुम पढ़ के आते हो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। ये पढ़ के आते हो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। फिर उसके बाद साइन थीटा को आप 1 बाय कोसेक थीटा लिख सकते हो, कॉस थीटा को 1 बाय सेक थीटा और टेन थीटा को 1 बाय कॉट थीटा। और उसके बाद ये पूरी आपकी टेबल है। शायद अगर cos थीटा वाली लाइन आपको ना दिख रही हो तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इंफिनिटी है, उसके बाद 2 है, उसके बाद √2 है, उसके बाद 2 बाय √3 है, उसके बाद 1 है, ठीक है। इस पेज पे जो जो लिखा है, पहला तो सवाल कमेंट में फेंक के मारोगे उसका जवाब, और उसके बाद जो जो इस पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे हैं, और ये सारी चीजें आपको कल की क्लास में याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें आगे करेंगे, हम लोग आगे का कार्यक्रम करेंगे उसमें, ठीक है। इस क्लास में बस इतना ही था। भैया पूरा क्यों नहीं करा रहे, मैं बच्चे पूरा कराने के लिए 4 घंटे कंटिन्यू आपको क्लास लेनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि अगर 4 घंटे आप लोग बैठोगे तो आप मेरा लेक्चर भी नहीं देखना पसंद करोगे, मेरा क्या किसी का भी लेक्चर देखना नहीं पसंद करोगे। 4 घंटे कौन देखेगा बेसिक मैथमेटिक्स। इतनी देर में तो हम अपने स्कूल का काम कर लेंगे, इतनी देर में हम एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसीलिए 30 से 40 मिनट का एक लेक्चर इनफ होता है, ताकि 30 से 40 मिनट आप अगर 2x की स्पीड में 1.5x की स्पीड में भी देखोगे तो आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।